Today is 21st October. I welcome everyone to the first lecture for surface chemistry. Surface chemistry टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, बहुत सारा फिजिकल केमिस्ट्री का भी इसमें कंटेंट आता है एंड दिस इज C19 बैच. सृष्टि चोपड़े, कोई डाउट है क्या? सर 12th में है, 12th की एनसीईआरटी में. चलो ठीक है, 12th के एनसीईआरटी में वही टॉपिक अपन अभी पढ़ रहे हैं. 12th 11th एक ही बात है. सरफेस केमिस्ट्री. अभी सरफेस केमिस्ट्री कंसेप्ट क्या है देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. मतलब इसमें थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट यूज होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट यूज होता है. अपने को मालूम है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अरोमेटिक कंपाउंड्स, वो सारी चीजें आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है. फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और वैसा ये सरफेस केमिस्ट्री. मेटलर्जी, मेटलर्जी भी एक टॉपिक है, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. ठीक है. अब सरफेस केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये एक नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश चैप्टर है. इसका किसी से भी कोई टॉपिक से लेना देना नहीं है. मतलब कैसा रहता है कि जैसे आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ है अपना, है ना. तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम हैविंग नॉलेज ऑफ मोल कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड. मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आता है, नहीं तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट होता है ना. तो वैसी कोई रिक्वायरमेंट सरफेस केमिस्ट्री की नहीं है. सरफेस केमिस्ट्री एक अकेला टॉपिक है, किसी के साथ रिलेटेड नहीं है. ठीक है. सिर्फ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है थर्मोडायनामिक्स में, वो वाला कंसेप्ट अगर अपने को समझ में आ गया तो फिर सरफेस केमिस्ट्री में वो चीज अपन अप्लाई कर सकते हैं. तो वो वाला कंसेप्ट थर्मोडायनामिक्स का आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट आज की क्लास में अपन वो रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है. तो नो बैकग्राउंड टॉपिक इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है थर्मोडायनामिक्स के, और इसका किसी भी 11th-12th के टॉपिक से रिलेशन नहीं है. ठीक है. फिर ये थियोरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें कंसेप्ट को लर्न करना पड़ता है. लर्निंग मतलब यहाँ पे रिमेंबरिंग द कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज अ थियोरेटिकल टॉपिक. तो आज की क्लास में जो भी पढ़ाएंगे वो लर्न करने वाली चीज है और उसको लर्न कर लेना. ठीक है. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सिर्फ एक ही इसमें न्यूमेरिकल टाइप कंसेप्ट है. तो न्यूमेरिकल जो अपन बोलते हैं ना, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, नंबर्स दिए रहते हैं, तो वैसे न्यूमेरिकल टाइप कंसेप्ट एक ही है इसमें. वो वाला कंसेप्ट भी अपन पढ़ लेंगे तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे. और जेई में, नीट में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता ही है. 1 या 2 क्वेश्चन तो नीट में हर बार रहते ही है इससे. जेई में क्योंकि 20 क्वेश्चन है, कभी स्किप हो सकता है, एडवांस में इससे आता ही है क्वेश्चन, और इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस. तो ये टॉपिक सब लोग प्रिपेयर करते हैं, तो आप लोग भी प्रिपेयर करें, और कोई डाउट हो तो टॉपिक के साथ ही पूछते चलना. ये एक टॉपिक आप ऐसा प्रिपेयर कर लो कि ऐसा ना हो कि बाद में जाके इसको फिर से पूरा स्टडी करना पड़े. क्लास में पढ़ा रहे, क्लास में समझ गया, अब बाद में जब मेजर टेस्ट या कोई एग्जाम होगा तो वो एग्जाम के लिए अपन रिवाइज करने के लिए थोड़ा बहुत इसको रिव्यू कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे. लेकिन पूरा टॉपिक नहीं समझ में आया, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए. तो आप क्लास के साथ ही पैरेलली टॉपिक चलाते रहे. क्लास के साथ पैरेलली टॉपिक चलाने का मतलब है जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान दें, घर पे जाके वो चीज रिवाइज करें. क्लास के बाद में वो चीज एनसीईआरटी से, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से उतना उतना पैराग्राफ रीड कर लेना, जो डाउट है उसको अंडरलाइन करके पूछ लेना, और जो चीज समझ में आ रही है उसको लर्न करते जाना. अब जैसे इसमें रहेगा एक फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन का रिलेशन, उसका डिफरेंस है. आपको बोला भी था एनसीईआरटी से टॉपिक रीड करके आए, तो आप लोगों ने फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन ये वर्ड देखे होंगे. मतलब समझ में आया नहीं आया बात की बात है, लेकिन वर्ड तो सुने हैं ना, स्पेलिंग तो देखा टेक्स्ट बुक में से. तो फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन का मतलब आज मैं सिखा दूंगा, उसका डिफरेंस घर पे जाके लर्न कर लेना. क्लास के बाद में उतना लर्न कर लेंगे तो वो टॉपिक अपना प्रिपेयर हो गया. तो ऐसे ही छोटे छोटे आर्टिकल्स है इसमें सरफेस केमिस्ट्री में, और वो आर्टिकल्स अपन प्रिपेयर कर लेंगे तो टॉपिक अपना अच्छे से कवर हो जाएगा. ठीक है. तो अब इसमें ये आर्टिकल्स है, ये वाले आर्टिकल्स अपने को डिस्कस करने हैं. तो फर्स्ट आर्टिकल इज एडजॉर्प्शन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट इज केमिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलॉइड्स एंड इमल्शंस. तो ये सारे आर्टिकल्स मैं पढ़ाने वाला हूं आपको. ठीक है. तो पहले मैं अभी इसी स्लाइड पे छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा हर आर्टिकल का. तो एडजॉर्प्शन के बारे में देखते हैं क्या होता है एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे कोई चीज है, कोई सॉलिड टुकड़ा है अपने पास में. ठीक है. अब वो जो सॉलिड टुकड़ा है उसके ऊपर से अगर कोई दूसरा मटेरियल अपन पास करते हैं
तो वो जो मटेरियल रहता है वो उस सॉलिड टुकड़े पे जाके चिपक जाता, उस चीज को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब अपना पेंसिल बॉक्स रहता है स्कूल में, जो कंपास लेके जाते हैं, एक आधा कोई पुराना कंपास है, उसके अंदर स्केल और इरेजर, खोड रबर अगर ऐसे ही रह गया तो वो चिपक जाते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दोनों चिपक जाते, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो एक एग्जाम्पल है एड्सॉर्प्शन का। तो एक्चुअली होता क्या है, जो प्लास्टिक की स्केल का मटेरियल है और जो रबर का मटेरियल है, वो मटेरियल एक दूसरे में थोड़ा 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 इंटरमिक्स होना चालू हो गए। इधर के पार्टिकल्स हल्के हल्के उधर चले गए, उधर के पार्टिकल्स हल्के हल्के इधर चले गए, इधर आ गए, तो उसको बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो कंसेप्ट समझे क्या हो रहा है। किसी चीज पे दूसरी चीज का जाके चिपक जाना, दूसरी चीज का जाके बैठ जाना, उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको? एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फिर एड्सॉर्प्शन ये जो टर्म है ये मोस्टली किसके लिए यूज होता है? एड्सॉर्प्शन टर्म मोस्टली यूज होता है गैसेस ऑन सॉलिड्स के लिए। द टर्म एड्सॉर्प्शन इज यूज्ड मोस्टली फॉर गैसेस ऑन सॉलिड्स, मतलब गैस के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल पे जाके चिपक गए, सरफेस के ऊपर चिपक गए। इसीलिए तो देखो टॉपिक का नाम भी क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मतलब कुछ तो भी सरफेस पे चेंजेस हो रहे हैं। कौन सा सरफेस? सॉलिड का सरफेस। क्या चेंजेस हो रहे हैं सॉलिड के सरफेस पे? पार्टिकल्स उसके ऊपर चिपक रहे हैं। ठीक है, प्रेम डाउट है क्या? यस सर। सर सर वो एड्सॉर्बेट मतलब सर उसमें दो टाइप के बताए सर, एड्सॉर्बेट, हाँ एब्सॉर्बेट। बताएंगे बताएंगे, अभी वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ सारे चीजों का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हर चीज को मैं सिर्फ ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद में एड्सॉर्प्शन के 2-3 स्लाइड्स आएंगे, फिर एब्जॉर्प्शन के 2-3 स्लाइड्स आएंगे, तो उसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होता है वो चीज भी बताएंगे। एंड इट इज अ गुड थिंग कि प्रेम आप घर से वो टॉपिक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रीड करके आए हैं। जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था उसमें 4-5 पेजेस रीड करने बोला था, तो इट इज अ गुड थिंग कि प्रेम आप वो रीड करके आए। तो जो अभी आपका डाउट है, सर आपने पढ़ने तो बोल दिया था, हमको तो नहीं समझा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या है, तो वो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। ओके, प्रेम क्लियर हो गया तो हाथ नीचे करो। श्रीतेज बोलिए। सर अपन ये इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि टर्म एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन इज यूज्ड व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स सेटल ऑन द सॉलिड मीडियम। व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स के आगे क्या बोला आपने? सेटल ऑन द सॉलिड मीडियम। हाँ, सेटल ऑन द सॉलिड मीडियम बोल सकते हैं, लेकिन फिर वो केस यस। वो केस कैसा हो जाएगा? वो केस सिर्फ सॉलिड ऑन गैस के लिए हो जाएगा। एक्चुअली एड्सॉर्प्शन जो यूज करते हैं वो तीनों चीजों के लिए यूज करते हैं, मतलब गैस ऑन सॉलिड, लिक्विड ऑन सॉलिड और सॉलिड ऑन सॉलिड के लिए भी यूज करते हैं। तो जो अपन ने जो एग्जांपल लिया था जिसमें स्केल थी, स्केल और रबर था, इरेजर, उसमें एग्जांपल में वो सॉलिड ऑन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। तो एड्सॉर्प्शन वैसे जो डिफाइन होता है वो तीनों के लिए डिफाइन होता है, सॉलिड ऑन सॉलिड, लिक्विड ऑन सॉलिड, गैस ऑन सॉलिड। लेकिन अपने को अपने सिलेबस के लिए गैस ऑन सॉलिड पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, यहां तक आई होप जनता को क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा ये टॉपिक क्या है। अभी सिर्फ इंडेक्स में कैसे अपन टॉपिक के नाम लिखते, तो वैसे मैंने ये स्लाइड पे सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिख लिए हैं। हल्का हल्का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन में चीजें जाके चिपकती है, और कहाँ चिपकती है? तो सॉलिड सरफेस पे ही चिपकती है। तो हमेशा याद रखें कि हमारे केस में अपने स्टडीज के लिए 11-12 के अपने सिलेबस जेई नीट के लिए हमेशा सॉलिड पे एड्सॉर्प्शन की बात की जाएगी, लिक्विड पे नहीं और गैस पे नहीं। हाँ, सॉलिड पे सॉलिड होगा, लिक्विड पे भी सॉलिड होगा, सॉरी सॉलिड पे लिक्विड होगा, और सॉलिड पे ही गैस एड्सॉर्ब होगा। गैस पे गैस की बात नहीं करेंगे, लिक्विड पे लिक्विड की बात नहीं करेंगे, सॉलिड लिक्विड पे जाके एड्सॉर्ब होगा वो वाली बात नहीं करेंगे। जिस चीज पे चीजें जाके चिपक रही है वो चीज सॉलिड ही होगी, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया एड्सॉर्प्शन। दूसरा टर्म मैं आपको बताता हूं, अभी सेकेंड टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी। उस सेकेंड टर्म लिखा है, 1 सेकेंड प्लीज, ये क्या हो गया? ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन हो गया। अब सेकेंड टर्म देखते हैं एब्सॉर्प्शन। दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस है, ऊपर ए डी है, नीचे ए बी है। तो एब्सॉर्प्शन मतलब अंदर तक जाना,
पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाना। आपने ये वर्ड सुना भी होगा पहले, एब्जॉर्ब होना। जैसे स्पंज रहता है, तो स्पंज में पानी डालते तो पानी कैसा अंदर तक चला जाता, स्पंज के सरफेस पे थोड़ी रहता पानी, पानी तो अंदर तक चला जाता ना, गीला हो जाता स्पंज या कपड़ा गीला हो जाता है। तो वाटर, सॉरी क्लॉथ, अ पीस ऑफ क्लॉथ एब्जॉर्ब्स वाटर, पानी को सक कर लेता है, पानी को सोख लेता है वो, तो अंदर तक पानी चला जाता है। तो पूरी तरह से अगर अंदर तक पानी चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब वो जो चीज है, वो जो कंसेप्ट है, वो कहाँ हो रहा है, वो पूरा अंदर तक चला गया। एड्सॉर्प्शन पे वो तो सिर्फ सरफेस पे हुआ, लेकिन एब्जॉर्प्शन में वो अंदर चला गया, इनसाइड द मटेरियल चला गया वो। इनसाइड द मटेरियल मतलब सॉलिड के पूरा अंदर तक चला गया, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये दो चीजों में किसी को कोई डाउट? जो चीज मैंने अभी बताया इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। बोलिए प्रेम। सर वो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है सर, एब्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, सर ये समझ रहा नहीं सर। चलो आप Means बताओ, एड्सॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे चिपकता, ये समझा क्या? हाँ सर, द एक्युमुलेशन ऑफ सॉलिड और सॉलिड और लिक्विड बहुत बढ़िया, ऑन द rather सरफेस, in, है ना। और एब्जॉर्प्शन वाले में अंदर तक जाता, ये समझा क्या? हाँ यस सर, यू हैव गिवन एग्जांपल अ पीस ऑफ क्लॉथ हाँ, एब्जॉर्ब वाटर। एब्जॉर्ब वाटर, बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स अंदर चले गए, एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस पे है, यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है प्रेम? थैंक यू। यस सर। ओके, वरुण खत्री प्लीज आस्क। सर आप एक बार एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन बताओ ना। हाँ बताएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसके अगले स्लाइड पे एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन है, उसके 2-3 स्लाइड के बाद में एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन है। तो अभी तो सिर्फ मैं हवा में बात कर रहा हूँ, हवा में बता रहा हूँ कि है क्या, टेक्निकल डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट बाद में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ ओरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ घर के एग्जाम्पल देके। ठीक है वरुण? यस सर। हाँ, अभी हुआ नहीं है ये एड्सॉर्प्शन, ऐसा मत समझो कि हो गया क्या एड्सॉर्प्शन, बस इतना ही बताने वाला है क्या सामने वाला, ऐसा नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसको। श्रीतेज। हाँ सर, मतलब एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल है उसमें ऊपर ऊपर रहते हैं और एब्जॉर्प्शन में इसके अंदर चले जाते हैं। हाँ, एब्जॉर्प्शन में बस बहुत बढ़िया, एब्जॉर्प्शन में अंदर चले जाते हैं, एब्जॉर्प्शन में ऊपर ऊपर रहते हैं, सरफेस के ऊपर जाके Right. चिपक जाते हैं। हाँ बोलिए, अनम्यूट करो प्लीज, सॉरी। श्रीतेज प्लीज अनम्यूट। हाँ सर, आपने एग्जांपल दिया था रबर और स्किल का, तो स्किल के पार्टिकल रबर में जाते हैं, रबर के पार्टिकल स्किल में जाते हैं, ऐसा होता है ना? हाँ, अंदर नहीं जा रहे सरफेस पे, इसलिए तो वो चिपक हाँ गए, सर, फिर है ना। अगर अंदर तक चले जाते थे तो फिर तो रबर का पीस पूरा स्केल के अंदर जाता हुआ दिख जाता था ना, फिर तो ऐसा दिखता था कि हाँ मतलब ऊपर ऊपर कर रहे हैं। ऊपर ऊपर, हाँ वो ऊपर से चिपकता ना, ऊपर से चिपकता, उसको थोड़ा सा हाँ भी फोर्स लगा के अपन हटा दे तो फिर वो चीज हाँ सेपरेट हो जाती, तो वो चीज हुई हाँ एड्सॉर्प्शन, सर, देखिए। है ना। यस। एब्जॉर्प्शन अगर होता था तो फिर तो वो पूरा का पूरा रबर का वो जो इरेजर है, वो पूरा का पूरा इरेजर स्केल के अंदर चला जाता था, जैसा पानी पूरा का पूरा स्पंज के अंदर चला जाता। फिर स्पंज को कैसा दबा के निचोड़ के उसमें से पानी निकाल सकते, तो वैसा स्केल में से भी झटक के या स्केल को दबा के उसमें से रबर निकाल सकते थे। लेकिन वैसा नहीं होता, क्योंकि रबर और स्केल वाले एग्जाम्पल में एड्सॉर्प्शन होता, सरफेस पे चिपक रहा हो, और एब्जॉर्प्शन में अंदर तक जाता, जैसा स्पंज पानी को सोक कर लेता तो अंदर तक सोक कर लेता, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ तक इजी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, केमिजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन, तो कुछ नहीं है डिफरेंस अपन देखेंगे, सिर्फ ओरली ये समझो कि केमिजॉर्प्शन में वर्ड क्या आया, केमी, केमी मतलब केमिकल, तो जो चीज में केमिकल प्रोसेस होता है उस चीज को अपन बोलेंगे केमिजॉर्प्शन, और जो चीज में फिजिकल प्रोसेस होता है उस चीज को अपन बोलेंगे फिजिजॉर्प्शन। तो अब जैसा अपन ने बोला ना कि वो जो एड्सॉर्प्शन है, वो एड्सॉर्प्शन चिपक रहा, गैस के पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स पे, तो अगर वो सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहे फिजिकल मेथड से तो उसको बोलना फिजिजॉर्प्शन, और अगर वो एक्यूमुलेट हो रहे केमिकल मेथड से, वहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, जैसे आपने पढ़ा है ना अभी केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्ड अगर बन रहा है तो केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से उसको अपन बोलेंगे केमिजॉर्प्शन, और केमिकल बॉन्ड नहीं बना तो उसको बोलेंगे अपन फिजिजॉर्प्शन। सो देयर आर 2 पॉइंट्स ओवर हियर,
केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, बोलिए प्रेम। Sir, in book it is given that it is a type of adsorption like absorbate. आएंगा आएंगा, आने वाले हैं उस पर भी। अभी अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठंड रखो। ठीक है, फिर उसके बाद में कैटालिसिस। पूरे ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं पूरे के पूरे चैप्टर के पॉइंट्स है। 15 मिनट में सारे पॉइंट्स थोड़ी रन कर दूंगा मैं, हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा ना, लेकिन हर चीज को एक्सप्लेन करने के पहले हर चीज का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मेरे को बताना है कैटालिसिस के बारे में। तो आपने कैटालिस्ट ये वर्ड सुना होगा, है ना। कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, बराबर। तो स्पीड अप करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस। मतलब वो चीज को बोलते हैं कैटालिस्ट और वो प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस। तो ये जो कैटालिसिस प्रोसेस होता है ये भी सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो वो कैसे रिलेटेड है वो अपन कैटालिसिस वाले सेक्शन में देखने वाले हैं। तो कैटालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ increasing the speed of the reaction by using a particular substance. Catalysis is a process of increasing the speed of the reaction by using a particular substance. ठीक है, धनवीर अनम्यूट करो, आपने डाउट पूछने के लिए शायद हाथ उठाया था। अब सर आपका आवाज कुछ अब ज्यादा लैग हो रहा है सर, कुछ अब समझा नहीं आपने कैटालिसिस के बारे में आपने अभी क्या समझा है। ठीक है, मैं कैटालिसिस एक बार और बता देता हूँ। धनवीर अभी आवाज ठीक से आ रहा है क्या, रिप्लाई करे। यस सर, अभी आ रहा, थैंक अभी यू। ठीक से आ रहा है, ओके थैंक यू। तो कैटालिसिस मतलब वो प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस जिसमें रिएक्शन का रेट अपन बढ़ाते हैं। वी आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय यूजिंग अ कैटालिस्ट। हम कोई एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैटालिस्ट, और वो जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। वो पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस। और वो जो कैटालिसिस प्रोसेस है वो सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट है, उसमें पार्टिकल्स के सरफेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए अपन को कैटालिसिस जो प्रोसेस है वो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये कैटालिसिस के बारे में बता दिया। और भी किसने हाथ उठाया था? हार्दिक को डाउट है कि हार्दिक ने हाथ उठाया था शायद। हार्दिक अनम्यूट। वॉइस लैग का ही प्रॉब्लम था, ठीक है ओके। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? मतलब मैंने इंट्रोडक्शन दिया एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन और कैटालिसिस का। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, ये तो सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूं मैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोलॉइड्स और इमल्शन। तो कोलॉइड्स क्या होता है? कोलॉइड्स मतलब आपने देखा होगा 2-3 टाइप की चीजें होती है, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो उसमें जो बीच वाला था ना वो कोलॉइड, वो वाला कोलॉइड है ये। 9th-10th में आपने देखा होगा मैटर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स टॉपिक था, आई गेस 10th में था, नहीं 9th में था। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आपने पढ़ा होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, बराबर। फिर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में जो मिक्सचर था वो मिक्सचर में भी और 3 पार्ट थे, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो उसमें का कोलॉइड यहाँ पे अपने को स्टडी करना है। और कोलॉइड के जैसे और एक पार्ट रहता है इमल्शन। तो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जैसे मिल्क इज एन इमल्शन, तो ये स्टेटमेंट लर्न कर लेना, मिल्क इज एन इमल्शन। मिल्क क्या है? इमल्शन है। तो इमल्शन क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये चीज भी अपने को ये टॉपिक में देखना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो कोलॉइड्स और इमल्शन लास्ट में पढ़ाएंगे, उससे पहले कैटालिसिस पढ़ाएंगे। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है अभी टॉपिक्स का, कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। बोलो प्रेम, क्या कंसर्न है इसमें? सर एक बार और रिपीट करते कि सर वो आपने वो एग्जांपल दिया था मिल्क वाला सर। मिल्क वाला हाँ ठीक है, मिल्क वाला एग्जांपल ये बोला था कि मिल्क इज एन इमल्शन। जो इमल्शन रहता है वो भी एक सॉल्यूशन का प्रकार रहता है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो जो इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो उसको इमल्शन बोलते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस रहते हैं, जैसे एरोसोल रहता है, एक्वासोल रहता है। तो ये सारी चीजें भी अपन पढ़ेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा कि अगले 3 पन्ने रीड करना, अगले 4-5 पन्ने रीड करके आना, तो उसमें आपको मिलेगा वो नेक्स्ट 4-5 पेजेस में। ठीक है, तो तब जब आएगा इमल्शन तब मैं आपसे पूछूंगा कि इमल्शन का कोई एग्जांपल बोलो, तो आपको बताते आना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था मिल्क इज एन इमल्शन। ठीक है, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर एंड
इमल्शन और एक अलग कंसेप्ट है। और कैटालिसिस में अपन ने देखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय द कैटलिस्ट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। और कैटालिसिस का रिलेशन सरफेस केमिस्ट्री से होता है। ठीक है, श्रीतेज बोलिए। सर आपने कोलॉइड का क्या बोला? इट इज टाइप ऑफ इमल्शन। नहीं, कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। मैं लिखवा रहा हूँ, ओके वो चीज लिखवा रहा हूँ ओके अभी। सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग लिखेंगे, मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, फिर आपको वो कॉपी करना है। तो ये पहला पॉइंट, कैटलिस्ट। पहला पॉइंट क्या है? कैटलिस्ट इज अ टाइप ऑफ, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन बोलो या स्पीड ऑफ द रिएक्शन बोलो, तो वो कैटलिस्ट करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। जो प्रोसेस है यूज करने का कैटलिस्ट का, उसको बोलते हैं कैटालिसिस। और वो जो कैटालिसिस है, इट इन्वॉल्व्स concepts related to the surface chemistry. So the process of using the catalyst is called as catalysis and it involves concepts related to surface chemistry. तो ये हो गया इंफॉर्मेशन कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, अब substances are classified into 3 types. जो भी दुनिया में चीजें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस, मैटर, मटेरियल, जो भी आपको दिखता है, मैटर पता है ना, एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस। मटेरियल जो भी सब्सटेंसेस होते हैं नेचर में, तो उसको किस में क्लासिफाई करते हैं अपन? ऑल द थिंग्स इन नेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, सिंपल है ये चीज, ये तो पढ़ा होगा बचपन में। उसमें से जो मिक्सचर रहता है, मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू, मिक्सचर जो होते हैं वो किस में क्लासिफाई करते हैं? सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो द मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो 3 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। ये चीज 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में है, इधर भी है, अपन डिस्कस करने वाले ये चीज। ठीक है, अपन आगे बढ़े अभी फिर। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। और जो स्क्रीन पे लिखा है उसको प्लीज लिख लो। वैष्णवी प्लीज आस्क। सर 1 मिनट लिखना बाकी था। हाँ लिखो लिखो लिखो, आई एम वेटिंग। श्रीतेज प्लीज अनम्यूट। सर आप इमल्शन की भी डेफिनेशन एक बार लिखेंगे? इमल्शन, इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड। मिल्क इज एन इमल्शन। ठीक है, इमल्शन में मैंने बताया, इमल्शन जो है वो कोलॉइड का एक प्रकार है। ऐसे कोलॉइड के दूसरे दूसरे भी प्रकार रहते हैं, जैसे एरोसॉल लिख देते हैं। तो इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड मिक्सचर। कोलॉइड्स क्या है? कोलॉइड मिक्सचर का टाइप है ना, तो इमल्शन उस कोलॉइड का टाइप है। अभी इमल्शन जैसा मिक्सचर का कोलॉइड टाइप है, तो वैसा सॉल्यूशन और सस्पेंशन भी है। फिर कोलॉइड के भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, उसमें से जो इमल्शन टाइप है वो अपने को सरफेस केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से स्टडी करना है। तो और भी कौन से टाइप्स होते हैं, तो और भी लिख देते हैं।
Yes, so I am writing down the types of colloids. तो एरोसॉल, एक्वासॉल, इमल्शन और भी बहुत सारे टाइप्स है, मुझे याद नहीं आ रहे अभी। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स है। ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो वो कोलॉइड्स के जो भी 4-5 टाइप्स है, उन 4-5 टाइप्स में से अपने लिए इंपॉर्टेंट है इमल्शन। ठीक है, अब जिनको डाउट है हाथ उठाओ, और जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम वाला कंसर्न था, अगर सॉल्व हो गया है तो हाथ नीचे कर लो। वरुण खत्री। हार्दिक। सर 5 मिनट पहले जो अभी आपने बताया वो रिपीट करो, पूरा वॉइस लैग हो रहा था। कौन सा वाला पॉइंट? सर जो अभी आपने बताया वॉइस लैग हो रहा है, सुनाई हाँ, नहीं दिया कुछ। मैंने अभी बताया कि इमल्शन जो है वो एक कोलॉइड का टाइप है। जैसे कोलॉइड कैसा मिक्सचर का टाइप है, तो वैसा इमल्शन कोलॉइड का टाइप है। और जैसा इमल्शन कोलॉइड का टाइप है, वैसे और भी कोलॉइड के टाइप रहते हैं। तो जैसे एरोसॉल, एक्वासॉल, इमल्शन, और भी 4-5 टाइप रहते हैं कोलॉइड के। उसमें से जो इमल्शन टाइप है, वो इमल्शन टाइप अपने को ज्यादा डिटेल में इधर डिस्कस करना है इस वाले टॉपिक में। तो सब चीजें नहीं पढ़ेंगे अपन, लेकिन कोलॉइड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोलॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर इमल्शन की डेफिनेशन और इमल्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोलॉइड्स है वो अपन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जय। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ, तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग सर कब तक मिल जाएंगी? इसकी रिकॉर्डिंग आज शाम तक डाल देंगे। ठीक है, अभी ज्वाइन हुए, ठीक है, हो जाएगा, आज शाम तक डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू। ओके। प्रेम। सर मुझे एक्वासॉल और एरोसॉल में डाउट है सर। हाँ, जब टॉपिक आएगा ना तब अपन करेंगे वो डिस्कस। ठीक है, वाटर वाले सॉल्यूशन एक्वासॉल, एयर वाला सॉल्यूशन एरोसॉल, पढ़ाएंगे वो चीज़। ठीक है, अभी सिर्फ नाम लिख लो, नोटबुक में सिर्फ नाम लिख के रख लो अभी, कि ये 3-4 टाइप ऑफ कोलॉइड रहते हैं। इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ने वाले अपन। ठीक है, चलना है आगे अभी अपने को, अपन अभी आगे बढ़ते। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया, इसको लिख लो। 1 मिनट रुकते हैं लिखने के लिए। चलो लेट अस मूव अहेड नाउ। इसको डिलीट करते, जिनका लिखना बाकी है रिकॉर्डिंग से देख लेना। हाँ, अभी अपने को एड्सॉर्प्शन पढ़ना है। तो अभी एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट, वो जो प्रेम ने बोला ना एक्यूमुलेशन वाला स्टेटमेंट नहीं समझा, अब सुनो सब लोग। ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से उठा है? ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही उठा है। तो ये जो भी सेंटेंसेस है ये एनसीईआरटी से ही उठाए हुए सेंटेंसेस है, तो प्लीज ध्यान देंगे सब लोग। द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज at the surface rather than the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. तो मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो है वो आके चिपक रही है, वो आके अक्यूमुलेट हो रही है। एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना, और वो कहाँ एक्यूमुलेट हो रही है? वो चीजें सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रही है। रादर देन का मतलब सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रही है इंस्टेड ऑफ द बल्क। बल्क मतलब पूरा कंपोजिशन को बल्क बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में होता है बल्क और एडजॉर्प्शन में होता है सरफेस। एडजॉर्प्शन में क्या होता है? सरफेस पे चीजें चिपकती है, और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? बल्क में चीजें जाती है। बल्क मतलब फुल कंपोजिशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये वर्ड देखेंगे सॉलिड और लिक्विड, इसमें डेफिनेशन में तो सॉलिड और लिक्विड है, लेकिन जब अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है,
हम सिर्फ सॉलिड की बात करने वाले हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज, तो जो भी चीजें हैं वो आके चिपक रही है, और वो कहाँ पे चिपक रही है? सरफेस पे चिपक रही है। और कहाँ पे नहीं चिपक रही है? तो बल्क में नहीं चिपक रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो वो है डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट मैं रीड कर रहा हूं। एडजॉर्प्शन इज इसेंशियली अ सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। Solids, particularly in finely divided state, have large surface area, and therefore charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloid metal in finely divided state act as good adsorbents. ठीक है, तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट अपन देखते हैं। अभी नीचे देखो दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट होता है सोल्यूट और एडजॉर्बेंट होता है सॉल्वेंट। तो याद करो, जब आपने स्कूल में सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो सॉल्यूशन में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बराबर। तो अपन ने ऐसा स्टडी किया है क्या? हाँ, हमने ये स्टडी किया है क्या कि सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ये कंसेप्ट अपने को पता है। तो जैसा सॉल्यूशन में सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो वैसा ही सॉल्वेंट की जगह यहां पे लेगा एडजॉर्बेंट। मतलब एडजॉर्बेंट कौन है? सॉल्वेंट है। और सोल्यूट कौन है? एडजॉर्बेट है। तो सोल्यूट इज द एडजॉर्बेट, सॉल्वेंट is the adsorbent, and adsorption is the process. तो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो बिल्कुल जैसा सॉल्यूशन के बारे में अपन ने स्टडी किया था, तो उसमें यह सोचो कि जो चीज में डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चीजें डिसॉल्व हो रही है वो एडजॉर्बेंट है, और जो चीजें डिसॉल्व हो रही है वो एडजॉर्बेट है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है? एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट तो मतलब एडजॉर्ब जाके बैठ जाओ, तो बैठना मतलब एडजॉर्बेट। तो जो चीज जाके डिसॉल्व होती है वो सोल्यूट है, तो जो चीज जाके एडजॉर्ब होती है वो एडजॉर्बेट है, और जिसमें डिसॉल्व होती है वो चीज सॉल्वेंट है, तो जो चीज में एडजॉर्प्शन होता है वो चीज एडजॉर्बेंट है। ठीक है, और एडजॉर्प्शन सेकंड पॉइंट देखे। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज इसेंशियली अ सरफेस फिनोमिना। ये लार्जली सरफेस फिनोमिना है, बल्क में नहीं जाती चीजें, सिर्फ सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो रही है, सरफेस पे जाके चिपक रही है। तो सॉलिड पार्टिकल्स पर्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। सो जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब क्या है? उसको बहुत ज्यादा क्रश किया हुआ है। तो चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले। इमेजिन करो कि अब जैसे खड़ी शक्कर है, तो खड़ी शक्कर का सरफेस एरिया कम रहता। पिसी हुई शक्कर जो रहती है, crushed sugar has got more surface area. More is the surface area, more will be the rate of adsorption. ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि उतना एरिया मिल रहा है एडजॉर्ब करने के लिए, बराबर। तो सोचो एडजॉर्प्शन, बिकॉज इट इज अ सरफेस फिनोमिना, तो ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो एडजॉर्प्शन जल्दी होगा। लेकिन किसका ज्यादा सरफेस एरिया? तो एडजॉर्बेंट का। तो वी नीड मोर सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट मतलब कौन? जिसमें चीजें एडजॉर्प्शन हो रही है, और एडजॉर्बेंट मतलब जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो जो गैस पार्टिकल आके चिपक रहा है वो एडजॉर्बेट है, और जो सॉलिड पे चिपक रहा है वो एडजॉर्बेंट है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कोरिलेशन बताया एडजॉर्प्शन और सॉल्यूशन प्रोसेस का। सॉल्यूशन वाला एग्जांपल और एडजॉर्प्शन को अपन ने रिलेट करके एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। जिनको डाउट है हाथ उठा के पूछे। श्रीतेज। सर आप इसका रीजन बता सकते हैं क्या, क्योंकि इसके सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया? हाँ, रीजन बता सकते, मतलब कॉमन सेंस वाला रीजन है। सोचो अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो हाँ ज्यादा जगह मिलेगी ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब अभी जैसे हाँ शक्कर, हाँ खड़ी शक्कर है तो खड़ी शक्कर जल्दी डिसॉल्व नहीं होती पानी में, पीसी हुई शक्कर जल्दी नहीं डिसॉल्व होती है,
क्योंकि ज्यादा पार्टिकल एक्सपोज्ड है, ज्यादा पार्टिकल एक्सपोज रहेंगे तो वहां पे भी गैस के पार्टिकल आके चिपक सकेंगे। ओके यस सर, यस समझ गया। ठीक है, गुड। और कोई डाउट इसमें? प्रेम? Sir, one time you can repeat, sir, that absorbent and absorbate, हाँ sir. बिल्कुल बिल्कुल, आई विल। नेटवर्क नहीं था सर अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एड्सॉर्बेट मतलब जो चीज का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और एड्सॉर्बेंट मतलब जो चीज पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। एड्सॉर्बेंट इज लाइक द सॉल्वेंट, एड्सॉर्बेट इज लाइक द सोल्यूट, एंड एड्सॉर्प्शन इज लाइक द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन। Adsorption is the process of solution, adsorbate is the solute, and adsorbent is the solvent in this case. ठीक है, हो गया ये? Let us move ahead. और कोई डाउट किसी को? डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। श्रीतेज और डाउट है क्या? बोलो। डाउट नहीं, लेकिन सर लिखने का टाइम देंगे ना आप? हाँ चल, ये इसमें क्या लिखना है? ये तो है ना एनसीईआरटी में। चलो लिख लो, ठीक है, लिख लो लिख लो। चलो हो गया भाई, लिख लिया होगा लोगों ने। इस स्लाइड पे लिखने वाली चीज सिर्फ यही है कि सॉल्यूशन मतलब एड्सॉर्प्शन, सोल्यूट मतलब एड्सॉर्बेट, और सॉल्वेंट मतलब एड्सॉर्बेंट। अब इसको ये मत समझना कि सॉल्यूशन के प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन बोलते हैं क्या, नहीं। सॉल्यूशन बनता है ट्रू सॉल्यूशन वाला, और एड्सॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट है। मैंने सिर्फ को रिलेट करके बताया। को रिलेशन समझ में आता है ना? को रिलेशन, सॉल्यूशन के एग्जांपल को लेके मैंने एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया है। दोनों कंसेप्ट एकदम अलग अलग है, लेकिन उसमें भी एक चीज डिसॉल्व होती और एक मीडियम रहता है ना। मीडियम, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर इज द मीडियम। यहाँ पे एड्सॉर्बेंट इज द मीडियम, adsorbent is the medium, and adsorbate is the thing which is getting adsorbed. हार्दिक? सर ये जो पॉइंट्स है वो नहीं लिखना है क्या? नहीं, ये एनसीईआरटी से ही लिए है मैंने पॉइंट्स, तो अगर लिखना है तो लिख लो, मना ही नहीं है। लेकिन ये पॉइंट्स ऑलरेडी एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट किए है। अगर कोई नया पॉइंट रहेगा तो वो मैं खुद ही बता दूंगा कि ये नया है। ओके सर। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में अवेलेबल है। अब जैसे अपना नॉमेनक्लेचर था, तो नॉमेनक्लेचर में कैसे बहुत सारे नए नए कंसेप्ट थे, वो कंसेप्ट उतना एक्सप्लेन नहीं है एनसीईआरटी में। ये टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक होने की वजह से पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसलिए ये टॉपिक के लिए एनसीईआरटी रीड करके आने को भी बोला था। श्रीतेज? हो गया सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें हाँ, अभी अपन एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। तो एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। हाइड्रोजन गैस इज एड्सॉर्ब्ड, AdSOR PED is adsorbed on nickel or platinum surface। ठीक है, तो निकल या प्लेटिनम सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब होता है। तो H2 is the adsorbate in this condition, in this example, और निकल और प्लेटिनम मेटल सरफेस is the adsorbent in this example। हाँ, ये लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो सब लोग। प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल।
बोलिए सर। सर आपने ये बोला कि सोल्यूटर सोल्यूट ये इतना डिफरेंस है क्योंकि वो वो सॉल्यूशन में पूरा डिजोल्व हो जाता है और इसमें नहीं होता है। हाँ बस बहुत बढ़िया, सही पकड़ा आपने। वहां पे हाँ क्या होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हाँ तो सिर्फ सरफेस के ऊपर चिपका है ना, इसलिए यहाँ पे हाँ एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। वेरी गुड। ठीक है, थैंक और ये ओके, और ये एग्जांपल भी लिख लो सब लोग। ठीक है, अब अपन ये एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी इमेजिन करो कि ये एक मेटल का सरफेस है, नहीं ये नहीं, ये इमेजिन दैट दिस इज प्लेटिनम सरफेस, ये प्लेटिनम मेटल का सरफेस है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मेरे पास में हाइड्रोजन गैस है, तो ये ऐसा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, सपोज ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर इसके ऊपर से मैं पास करूं ऐसे, तो ये यहाँ से ऐसे मैं पास कर रहा हूँ हाइड्रोजन गैस को, तो होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो जैसे इसके ऊपर जाके चिपक जाता है। वो कलर डिफरेंस की वजह से पता नहीं समझ में आएगा या नहीं, बट आप ऐसे समझो कि जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस गया वो तो आगे की तरफ चला गया, और ये यहाँ का भी आगे चला गया, लेकिन ये यहाँ पे कम आगे पहुंचे। मतलब समझ रहे हो, जैसे मेटल सरफेस होने की वजह से हाइड्रोजन गैस का जो क्वांटिटी था वो हाइड्रोजन गैस का क्वांटिटी कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि सरफेस पे वो जाके चिपक गया। तो सरफेस पे जब अपन उसके ऊपर से वो गैस को पास करते, तो वो गैस के पार्टिकल्स सरफेस में चिपक जाते। तो एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, देखो आप लोग इमेजिन कर सकते हो क्या? लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल। अगर आपके पास में एक प्लास्टिक का कवर जैसा है, ठीक है, एक प्लास्टिक का कवर इमेजिन करो, या मोबाइल फोन पे जो कवर रहता है, और उसके ऊपर से अगर आप पानी पास करो तो वो पानी कैसे चला जाता? वो कवर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, अंदर सक इन नहीं करता, लेकिन वही कपड़ा रहता था, कॉटन का क्लॉथ रहता है या हैंकरचिफ रहता, तो वो कैसा सक इन कर लेता है, तो उससे पानी की क्वांटिटी कम हो जाती ना। तो वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। तो सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे होते हैं बहुत छोटे 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 गड्ढे, उसको अपन बोलते हैं पोर्स, PORES। बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो छोटे छोटे पोर्स हाइड्रोजन को जगह दे देते हैं, तो हाइड्रोजन उस पोर्स में जाके बैठ जाता है, और उसकी वजह से हाइड्रोजन की क्वांटिटी एयर में कम हो गई। तो मेटल सरफेस सच एज निकल और प्लेटिनम, मेटल सरफेस सच एज निकल या फिर प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। जो एग्जांपल दिया उसको थोड़ा सा डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। गैस के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स सरफेस पे चिपक गए हैं। क्यों चिपके? क्योंकि सरफेस में छोटे छोटे गड्ढे थे। धनबीर, सर आपने अभी इसी तरह आपने अभी अभी H2 लिया। हाँ तो H2 के अलावा अगर अपन मतलब जैसे CO2 हो गया, अब उसके बाद में अपना अभी हाँ, N2 कोई हो गया, दूसरा तो गैस, वो भी हाँ उसके ऊपर चिपक जाएंगे क्या जाके? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कौन सा गैस भी गैस? पार्टिकल, हाँ नहीं कौन सा भी गैस चिपकेगा नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा गैस ले रहे हो। आप क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। ऐसा सोचो कि जो निकल और प्लेटिनम के जो पोर्स है, वो जो पोर्स जो गड्ढे गड्ढे है वो बहुत छोटे गड्ढे है। नाइट्रोजन का या CO2 का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल बड़ा है तो वो ट्रैप नहीं हो पाएगा, अटैच नहीं हो पाएगा उस गड्ढे में, हाइड्रोजन के पार्टिकल अटैच हो पाएंगे। तो वो चीज इस पे भी डिपेंड करेगी कि कौन सा गैस पार्टिकल है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन लिया सर, ऑक्सीजन अब हाँ, लिया तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। फिर ऑक्सीजन के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा मेटल लेके आ जाओ जिसके पोर्स हाँ ऑक्सीजन के साइज से मैच करे, है कि नहीं? यस सर, हाँ वो हो सकता है। तो वो तो वैसा आप इसमें सोचे कि पार्टिकल का जो साइज है और पोर्स का जो साइज है वो मैच करना चाहिए, और अगर वो मैच हो जाए तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो उसका ये एग्जांपल अपने को लर्न करना होता है, और ये एग्जांपल इसलिए लर्न करना होता है, यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए लर्न करना होता है अपने को क्योंकि ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा। आपने अल्कीन नाम सुना होगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करके अपन बनाते हैं अल्केन्स। 10th क्लास के स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में एग्जांपल गिवन है इस चीज का, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन मॉलिक्यूल होता है उसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन जब अपने को रिएक्ट करवाना होता है, जब हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाना होता है, तब अपन ये निकल या प्लेटिनम का सरफेस यूज करते हैं। ठीक है, फिर अभी जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं,
है ना, हजारों मॉलिक्यूल्स में से 4-5 मॉलिक्यूल अगर चिपक गए तो उसको एड्सॉर्प्शन नहीं बोलेंगे। अगर 1000 मॉलिक्यूल्स में से 800-900 मॉलिक्यूल्स चिपक गए तो उसको एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि 4-5 पोर्स बड़े हो गए तो 7-8 मॉलिक्यूल उसमें एड्सॉर्ब हो पाए। तो हमेशा अपन प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी देखो, ये जो सरफेस के ऊपर से अगर अपन ने सपोज 50 मॉलिक्यूल्स पास कराए तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 50 मॉलिक्यूल्स उसमें चिपक जाएंगे। हाँ, लेकिन 40+, 45+ मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एड्सॉर्प्शन हो गया। मतलब एड्सॉर्प्शन 100% भी नहीं होता, और जिसका नहीं होता उसका 0% भी नहीं होता। थोड़ा थोड़ा तो एड्सॉर्प्शन होता ही है ना। अब जैसे कपड़ा रहता है तो कपड़े में भी पानी सक इन करता हो, पानी सोख कर लेता, तो थोड़ा तो पानी आगे चला जाता है ना। फिर प्लास्टिक का जो कवर रहता है उसमें भी थोड़ा पूरा का पूरा पानी आगे चला जाता, लेकिन थोड़ा बहुत तो पानी चिपक जाता ना उस पर। तो वैसा सोचो कि कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी से नहीं चलती, उस चीज का अपन ध्यान रखें, ठीक है। श्री तेज। हाँ सर, हाँ बोलिए। मतलब एब्जॉर्प्शन ये इसलिए चिपक रहा है क्योंकि इसमें पोर्स है। हाँ अगर पोर्स नहीं हुए तो ये चिपकता नहीं है ना। हाँ बराबर। तो यहाँ पे चिपकने का रीजन पोर्स है। तो क्या हाँ। आप समझ पा रहे हो कि पोर्स होने की वजह से इसको थोड़ा थोड़ा अपन फिजिजॉर्प्शन से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि फिजिजॉर्प्शन में फिजिकल प्रोसेस रहता है ना। अगर यहाँ पे वो केमिकल बॉन्ड बना लेता मेटल के साथ में, सपोज जो चीज एब्जॉर्ब करनी है, सपोज हाइड्रोजन मेटल के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेता, तो उसको अपन केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। बराबर है रितेश, ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला समझा क्या आपको? जैसे हम लोग केमिकल बॉन्ड जो बनाते हैं तो वो केमिकल। बराबर, जो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे उसको बोलेंगे केमिजॉर्प्शन। और यस जो सर, सिर्फ फिजिकल फिजिकल बॉन्ड। हाँ, जो हाँ। फिजिकल बॉन्ड नहीं बोलते उसको, उसको फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। उसका नाम आपने सुना होगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूँ वो चीज। वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिजॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा केमिजॉर्प्शन में। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिजॉर्प्शन, इस चीज को समझे, ठीक है। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है उसमें, और वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन के पार्टिकल्स निकल या प्लेटिनम सरफेस पे चिपक गए। और वहां पे अपन ये समझे कि जो चीज पे चिपक रहा है उसको अपन बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। और जो चीज चिपक रही है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। जैसे शुगर डिसॉल्व होती और शुगर पानी में डिसॉल्व होती तो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता, और हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे एड्सॉर्ब होता, तो मेटल सरफेस एड्सॉर्बेंट और हाइड्रोजन एड्सॉर्बेट, ठीक है। आई होप अब ये जनता को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलिए सर। सर अगर ये मेटल को अगर अपने को केमिकल से बनाना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? नहीं, तो वो इसमें नहीं होगा। जब केमिजॉर्प्शन में अपन देखेंगे तो वो केमिजॉर्प्शन में कैसा रहता है कि कोई एक ऐसा हाँ। मेटल रहता है जिसमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहती है। फिर अब जो चीज के साथ जैसे हाइड्रोजन और मेटल का तो कभी बॉन्ड बनता ही नहीं, ये वाले मेटल का, है ना। तो जो चीज नहीं। के साथ हाँ। में केमिकल बॉन्ड बन सकता, वहां पे केमिजॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो जब केमिजॉर्प्शन आएगा तो उसका एग्जाम्पल अपन देख लेंगे, यस सर, थैंक ठीक है। यू। यस सर, ठीक। हाँ, तो जैसे केमिजॉर्प्शन में जैसे मैं एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जांपल रफली सोचने की कोशिश करो। जैसे NaCl का मॉलिक्यूल है, तो NaCl का मॉलिक्यूल कैसा पानी पे जाता तो फिर वो Na के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, और Cl- के अराउंड भी वाटर के मॉलिक्यूल जमा हो जाते हैं। तो कुछ तो भी उसके जैसा केमिजॉर्प्शन में होता है, जहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एडजॉर्प्शन, ठीक है। आगे बढ़े अपन। हाँ, तो इसमें ये एग्जाम्पल लिख लो,
ये एग्जांपल लिख लेना, और ये भी लिख लेना कि हाइड्रोजन गैस एडजॉर्बेट है और मेटल का सरफेस एडजॉर्बेंट है, ये अपने पास लिखा होना चाहिए। चलो मूविंग अहेड, लेट अस गो अहेड, आई विल डिलीट दिस। हाँ, अभी देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, तो ये जो एग्जांपल है ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से ही उठाए हुए एग्जांपल्स है। इफ अ गैस लाइक O2 H2CO Cl2 NH3 SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, तो धनबीर आपका जो डाउट था कि ऑक्सीजन चलेगा क्या, तो निकल और प्लेटिनम पे ऑक्सीजन नहीं चलता क्योंकि उसके पोर्स छोटे छोटे हैं, लेकिन ये जो पाउडर्ड चारकोल है इसके पोर्स बड़े बड़े हैं, तो उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO Cl2 सब कुछ चल जाता। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द एनक्लोज वेसल डिक्रीजेस। तो एक बहुत अच्छा डाउट आता है मन में, सर हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्ब हुआ, तो वो इसलिए पता चला क्योंकि प्रेशर ऑफ द गैस पार्टिकल कम हो गया। बराबर है। तो जैसे सोचो कि अभी आपके पास में एक कंटेनर है, एक ग्लास में पानी है, ठीक है, एक ग्लास में पानी है और बाजू में एक कटोरी में आपने शक्कर रखी हुई है। तो कोई घर में आया और वो शक्कर को चम्मच से निकाल के पानी में डाल दिया, फिर आपको कैसे पता चला कि वो शक्कर पानी में ही गई? आपने पानी टेस्ट करके देखा, आपको पता चला कि पानी मीठा था, फिर आपने कटोरी को देखा, तो कटोरी में आपको शक्कर की क्वांटिटी कम दिखी, तो शक्कर कहाँ गई? पानी में गई, क्योंकि पानी मीठा बना। ये इन्फरेंस अपन डेवलप कर सकते हैं। तो वैसा ही इन्फरेंस यहाँ पे डेवलप होता है, प्रेशर ऑफ द गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेस, और वो गैस पार्टिकल्स कहाँ गए होंगे? तो वो गैस पार्टिकल्स चारकोल के सरफेस पे जाके चिपक गए होंगे, इसीलिए एड्सॉर्प्शन हुआ होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक वेसल बनाएंगे। अभी इमेजिन करो कि ये वेसल है, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट है, एक वेसल जैसा स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर ये एक मान लो कि चारकोल का प्लेट है, चलेगा, इमेजिन कर सकते हैं ऑरेंज कलर का चारकोल का प्लेट है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपन ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें? ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो कि ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स है और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ कर लिए और कंटेनर बंद है। तो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो मॉलिक्यूल्स है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स there was some network issue but I am back in the class now। ठीक है, तो अपन ये स्लाइड डिस्कस कर रहे थे और आई होप कि जनता ने यहाँ तक सुना था कि अपन कंटेनर बना रहे थे, है ना। तो ये कंटेनर अपन ने बना दिया। एक बार मैं पूछ लेता हूँ कहाँ, हार्दिक अनम्यूट करो और मुझे बताओ कहाँ तक सुना आपने। सर ये स्लाइड की स्टार्टिंग से ही वॉइस लैग हो रहा है। हार्दिक आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ये वाली स्लाइड की स्टार्टिंग से वॉइस लैग हो रहा है। अच्छा ये वाले वो, हाँ ठीक है, ये स्लाइड पूरी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ भाई, तो ये वाला स्लाइड देख लो। ये वाला स्लाइड में क्या हो रहा है, पहले तो धनवीर वाला डाउट, धनवीर ने पूछा था कि सर ऑक्सीजन और CO और Cl2 ये सारी चीजें भी एड्सॉर्ब होंगी क्या? तो मैंने आंसर बोला था नहीं। तो मैंने आंसर नहीं क्यों बोला था? क्योंकि वहां पे मेटल था, प्लेटिनम और निकल। तो मुझे पता है, मुझे लर्न है कि प्लेटिनम और निकल सिर्फ हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करता, लेकिन यहाँ कौन सा मेटल, यहाँ कौन सा सब्सटेंस है? यहाँ पे चारकोल है। तो चारकोल जो है, चारकोल के पोर्स बड़े बड़े होंगे, तो चारकोल के पोर्स बड़े बड़े हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, बहुत सारी चीजों को एड्सॉर्ब कर सकता है। यहाँ तक समझा? तो चारकोल होने की वजह से ये सारे गैस पार्टिकल्स उस पे एड्सॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि हमें कैसे पता चला कि एड्सॉर्प्शन हुआ। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, अपने पास में एक ग्लास में पानी है, फिर वो ग्लास में पानी के बाजू में कटोरी में शक्कर है, फिर आप रूम में से बाहर गए, कोई तो भी रूम में आया और उसने शक्कर थोड़ी सी पानी में डिसॉल्व कर दी, फिर आप जब वापस देखने गए किचन में तो आपको पता चला कि शक्कर कम हुई, फिर आपने पानी टेस्ट करके देखा तो आपको पानी मीठा लगा, तो आपने इन्फरेंस डेवलप किया कि शक्कर पानी में डिसॉल्व की गई होगी, क्योंकि शक्कर की क्वांटिटी कम दिखाई दे रही है इसलिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो जो कंटेनर था उस कंटेनर में गैस पार्टिकल्स थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो गैस पार्टिकल्स का क्वांटिटी कम हो गया, और फिर गैस पार्टिकल्स का क्वांटिटी कम होने की वजह से अपन ये बोलेंगे कि वो गैस पार्टिकल्स चारकोल पे एड्सॉर्ब हो गए होंगे। ठीक है, तो पहले तो यहां तक डाउट पूछ लो, बोलिए।
सॉरी सर, लेकिन ये आपने अभी बोला ना वो हाँ शक्कर शक्कर पानी वाला एग्जांपल, वो हाँ, रिपीट करते क्या एक बार? अरे बाप रे, फिर से ठीक है सुन लो। एक गिलास में पानी है, बाजू में कटोरी में शक्कर है। वो शक्कर किसी ने तो भी आपको न बताते हुए पानी में डिसॉल्व कर दिया। जब आप किचन में गए देखने तो आपने देखा कि शक्कर कम हो गई। फिर आपने पानी को टेस्ट करके देखा तो आपको पानी मीठा लगा। इससे आपने ये इन्फरेंस डेवलप किया कि जो शक्कर थी वो पानी में डिसॉल्व कर दी गई होगी, शक्कर को वापस कंटेनर में नहीं रखा गया। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। पार्टिकल्स का प्रेशर, गैस का प्रेशर रहता कंटेनर में, वो पार्शियल प्रेशर गैस का जो है वो कम हो गया। और वो कम हो गया, इससे हमने इन्फरेंस लगाया कि वो गैस पार्टिकल्स जो है वो चारकोल पे डिसॉल्व हो गए होंगे। Those gas particles might have been dissolved on the charcoal surface. ठीक है, तो श्रीतेज एक बार अनम्यूट करो, बताओ क्लिक हुआ? ठीक है, ओके गुड। तो अभी अपन ये देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये जो पिंक कलर का डब्बा दिख रहा है, ये इमेजिन करो कि ये पिंक कलर का जो डब्बा है वो कंटेनर है, उसमें ऑरेंज कलर का चारकोल का सरफेस इमेजिन कर लो। ठीक है, ये क्या है? ऑरेंज कलर का चारकोल का सरफेस है, और इसमें इमेजिन कर लो कि ग्रीन कलर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। तो कंटेनर का ढक्कन बंद है ना? कंटेनर का ढक्कन बंद होने की वजह से अपन क्या सोच सकते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स रहेंगे वो उनका क्वांटिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स सॉलिड पे जाके एड्सॉर्ब हो गए, कुछ पार्टिकल्स सॉलिड पे जाके चिपक गए। तो आप लोगों ने गैस लॉस पढ़ा है ऐसा मुझे बताया, मतलब गैस लॉस हो गया होगा। तो गैस लॉस टॉपिक में आपने देखा था कि पार्शियल प्रेशर रहता है, जैसे रहता है ना हाइड्रोजन का प्रेशर इन द कंटेनर। तो वो जो हाइड्रोजन का प्रेशर है वो प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि सम ऑफ द पार्टिकल्स आर नाउ एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। तो उससे अपन इन्फरेंस निकालेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स concentrate at the surface of charcoal, that is gases are adsorbed at the surface। तो ये इन्फरेंस अपन ने डेवलप किया। तो आई होप जनता को पहला वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। In a solution of organic dye, say methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns colorless. The molecules of the dye thus accumulate on the surface of charcoal, that is are adsorbed. तो मॉलिक्यूल, जो डाई के मॉलिक्यूल रहते हैं वो सरफेस ऑफ चारकोल पे जाके चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक डाई जो है मिथिलीन ब्लू, वो चीज कलरलेस हो गई या उसका कलर फेंट पड़ जाता है बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। पहले मैं और थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर डाउट पूछ लेना। थर्ड एग्जाम्पल, aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal become colorless as the coloring substance are adsorbed by the charcoal। वही वाली चीज। और फोर्थ पॉइंट, the air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecules get adsorbed on the surface of the gel। ये चीज, ये जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, ये आपने पहले 9th-10th में सुना होगा इसके बारे में। याद करो, एक ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं। याद है वो वाला एग्जाम्पल जिसमें अपन ने करोजन ऑफ आयरन पढ़ा होगा? अपन एक लोहे का नेल लेते हैं, फिर उसको एक कंटेनर में डालते हैं पानी में, दूसरे कंटेनर में डालते हैं पानी में लेकिन ऑयल की लेयर रहती है, तीसरे कंटेनर में ड्राई एयर में डालते हैं। तो ड्राई एयर में कैसा, ड्राई एयर बनाने के लिए अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो वैसे ही सिलिका जेल वाला एग्जाम्पल सोचो। सिलिका जेल जो रहता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, सक इन कर लेता है वो, लेकिन सरफेस पे ही रखता है। तो एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, जो लेदर के आर्टिकल्स अपन खरीदते हैं, लेदर के नहीं तो रेक्सिन वगैरह के जो आप बैग्स वगैरह खरीदते हो, तो बैग में एक छोटा सा व्हाइट कलर का पुड़ी के जैसा रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है उसको खाना नहीं, बच्चों को देना नहीं वो चीज, हार्मफुल इफ इंजेस्टेड, ऐसा लिखा रहता है उस पर। उसके अंदर सिलिका जेल रहता है। क्या होता है कि रेक्सिन, पॉलीमर, लेदर मॉइस्चर की प्रेजेंस में खराब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा सिलिका जेल का पैकेट रखते हैं। वॉलेट वगैरह में देखा होगा आपने, लेडीज पर्स वगैरह में छोटा सा सिलिका जेल का पैकेट रहता है। और वो जो पैकेट रहता है उसके ऊपर जो कवर रहता है, जो पेपर, वो पेपर में से वाटर वेपर सिलिका जेल तक जा सकता है। नहीं तो अगर वो पेपर अच्छे क्वालिटी का रहा तो फिर तो वो सिलिका जेल को वाटर एब्सॉर्ब करने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना? तो वो चौथा वाला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सोचे। ऐसे छोटे छोटे पैकेट रहते हैं वॉलेट के अंदर, लेडीज पर्स के अंदर, बैग के अंदर, स्कूल बैग,
अमेरिकन टूरिस्टर की बड़ी बड़ी जो बैग रहती है, तो उसमें वो क्यों रखते हैं? ताकि वाटर, थोड़ा भी वाटर कंटेंट ना रहे, एयर वहां पे कंप्लीटली ड्राई हो जाए। तो वो चीज का एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल्स है? ये एडजॉर्प्शन के एग्जांपल है। यहाँ पे सारी चीजें क्या हो रही है? सरफेस पे जा रही है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सरफेस, चीजें अंदर नहीं जा रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग इनसाइड द बल्क ऑफ द सब्सटेंस, थिंग्स आर जस्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इसमें? एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है क्या जनता को? Hello all, there is very much network problem over here, so I'll discuss the last point once again and then we'll end the class. The last point is, nahi abhi bhi, raise your hands if you can hear me. Please raise your hands if you can hear me. Students, please raise your hands if you can hear me. I can see that the students are raising their hands. Can you please raise your hands again if you can hear me? Okay, so we'll continue at the next turn. Okay, अपन next turn पे continue करेंगे examples of adsorption, next turn पे पढ़ेंगे अपन, ठीक है? फिर थर्मोडाइनमिक्स वाला कंसेप्ट, ओके, ऑल दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट टर्न। होमवर्क, जो टॉपिक्स, जो आर्टिकल्स आज रीड करके आने बोले थे वही आर्टिकल्स रीड करना और आगे के और 3 पेजेस रीड कर लेना। टुडेज क्लास इज ओवर, आई विल एंड द मीटिंग नाउ।